नमस्कार, चर्चा द ट्रुथ देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा शुक्ला। आज चर्चा हम करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा की। हिंदी सिनेमा से इन दिनों एक विवाद जुड़ा हुआ है। विवाद ये है कि हिंदी सिनेमा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े चेहरों वाले एक्टर्स भी और फिल्में भी दर्शकों को सिनेमा घरों तक ला पाने में नाकाम दिख रही है। इन सभी मसलों को समझने के लिए हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। आइए पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय ब्रह्मात्मज जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े चर्चा के दौरान, और मैं आपसे बेहतर किसी इंसान को नहीं पाती हूँ जिससे कि हिंदी सिनेमा का जो विवाद है उसको विस्तार से समझने के साथ साथ जो सच्चाई है, जो तथ्य हैं, उसे पेश किया जाए हमारे दर्शकों के सामने। सबसे पहले तो अजय जी, मैं समझना चाहूँगी कि ये विवाद जो चल रहा है, ये जो ट्रोल्स चल रहे हैं, ये जो बायकॉट किया जा रहा है, आप इसकी असल वजह क्या मानते हैं? थोड़ा सा हमें पीछे की तरफ जाना पड़ेगा इसके लिए जी। और इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से हो चुकी थी, लेकिन जहां से ये हमारे सामने आया और बहुत अपने खुले रूप में आया, वह है सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या जी। और के बाद से फिल्म इंडस्ट्री पर अनेक गंभीर आरोप लगे, जिसमें नेपोटिज्म एक जो यहाँ है, सच्चाई है कि है नेपोटिज्म। ड्रग्स का मामला था, वो भी सामने आया। ड्रग्स तो पूरी सोसाइटी में, वैसा ही फिल्म इंडस्ट्री में है। इसके और जो आरोप लगे, उसमें बड़ा आरोप ये था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री देश प्रेमी नहीं है, राष्ट्र प्रेम नहीं है, यहाँ पे ये राष्ट्रद्रोही है। और ये दुबई के पैसे से चलती है, पाकिस्तान के पैसे से चलती है, और ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहती है। उसके बाद से बहुत सारी चीजें ऐसी आई जिसको पूरे प्लान तरीके से, नियोजित तरीके से काम किया एक खास समुदाय ने, जो हमारे दक्षिणपंथी राजनीति के भरुए हैं, दक्षिणपंथी राजनीति के प्रतिनिधि हैं। वे बहुत अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल हुए और उन्होंने सुगठित तरीके से ये कैंपेन कराया, क्योंकि एक छवि जो है फिल्म इंडस्ट्री की, वह है बहुत सेकुलर जी। ये धर्मनिरपेक्ष छवि है फिल्म इंडस्ट्री की, हमने देखा फिल्म में भी, और ऐसे सोसाइटी के तो अपने जो हमारे एक्टर्स है उनकी लाइफ में भी, कि उनके यहाँ सांप्रदायिकता नहीं है जी। सब मिलकर काम करते हैं और हमारी प्रगति के किस्से बताते हैं, प्रेम के किस्से बताते हैं। हिंदी में प्रेम एक महत्वपूर्ण कहानी का हिस्सा रहा है जी, खासकर नदी के बाद से लेकर के अभी तक हिंदी में प्रेम कहानियां होती ही हैं। जब प्रेम कहानियों के विस्तार में अब गहराई में उतरेगी तो पाएंगी कि इसमें हिंदू मुस्लिम, ऊंची जाति नीची जाति, अमीर गरीब, इन सभी के बीच प्रेम दिखाया जाता है। ये बातें नाकर गुजरी दक्षिणपंथी सोच के प्रतिनिधियों को। इसके अलावा उन्हें इस बात का गुस्सा है, हिंदू बहुल इस देश में हमारे सबसे पॉपुलर एक्टर क्यों, वो मुसलमान क्यों, इसके पीछे भी उनका रंज है। उनको दिक्कत सलमान खान से, उनको दिक्कत है आमिर खान से, उनको दिक्कत है शाहरुख खान से। जबकि सच्चाई ये है, ये तीनों खान फिल्मों में कहीं राज बन के आते हैं, कहीं रोहित बन के आते हैं, कहीं प्रेम बन के आते हैं, कहीं राजा बन के आते हैं। शायद ही मुस्लिम नाम रखते हैं जी। आपने मुस्लिम के भी नहीं निभाते हैं जी। तो ये सारी बात, ये इसकी पृष्ठभूमि है। आपने जी बात पूरी कर रही है जी। इस पृष्ठभूमि में, जो इस पृष्ठभूमि की आग लगी, उसमें घी डालने का काम किया पेंडेमिक ने। और पेंडेमिक की वजह से जब से थिएटर बंद हुए, काम बंद हुआ, फिल्मों की रिलीज बंद हो गई, और वैसे में ओटीटी उभर के आया जो हमारे घरों में पहुंच रहा था, और उसने दर्शकों की आदतें बदली, फिल्म देखने की बदली, कंटेंट भी थोड़ा अलग दिखाया, जो हिंदी फिल्मों से हम लगातार
देख रहे थे और एक रस हो चुके थे, उससे अलग कंटेंट, भारत का भी कंटेंट, विदेशों का भी कंटेंट, तो कह सकते हैं दर्शक की रुचि बढ़ी, रुचि ज्यादा बढ़ी, उनको अच्छे कंटेंट की समझ में आए कि हिंदी फिल्मों में हम क्या देखते हैं। तो ये उसके बाद ये मिला जुला और रहा, तो अभी आप देख पाए। जी जी अजय जी, आपने बैकग्राउंड की बात की कि बैकड्रॉप क्या है, पहले उसे समझ लेते हैं। लेकिन इस बैकड्रॉप के साथ साथ आपने सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई उससे शुरुआत की है, तो मैं समझना ये चाहूँगी कि भाई भतीजावाद या फिर जो कुछ प्रभावशाली लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री को चला रहे हैं, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। क्या इस विवाद के बाद अब यहाँ पर जिन लोगों को सुधरना चाहिए था या जिन लोगों को इससे सबक लेना चाहिए था, कुछ बदलाव आप देखते हैं? नहीं, कोई बदलाव नहीं है और ना होगा। दरअसल ये भाई भतीजावाद आज से नहीं चल रहा है, ये भाई भतीजावाद आजादी के पहले से चल रहा है। मैं आपको एक छोटा किस्सा सुनाता हूँ। पृथ्वीराज कपूर जो बहुत बड़े एक्टर हमारी इंडस्ट्री के रहे हैं और जिन्होंने कलकत्ते से शुरुआत की थी जी, उनसे तब के पाकिस्तान से केदार शर्मा, अब तो पाकिस्तान में लगी के पंजाब से केदार शर्मा, जो बाद में बहुत बड़े निर्देशक और लिरिसिस्ट बने, जिन्होंने चित्रलेखा जैसी फिल्म बनाई है, जिन्होंने राज कपूर को पहना था नील कमल में, वे पहुंचे कलकत्ता। उन्होंने पृथ्वीराज कपूर से निवेदन किया था कि भाई मेरा परिचय न्यू थिएटर्स में करवा दीजिए। न्यू थिएटर्स बंगाल की बहुत बड़ी संस्था थी जो फिल्में बनाती थी, स्टूडियो था वो। तो पृथ्वीराज कपूर ने वहां कहा कि भाई मैंने कल ही बात की है अपने भाई त्रिलोक कपूर के लिए, अब मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, तुम केएल सहगल के पास जाओ, केएल सहगल से कहना वो तुम्हारी सिफारिश। फिर केदार केएल सहगल के पास गए। केएल सहगल ने कहा कि भाई मैं तो सिर्फ सिंगर हूँ और छोटा मोटा एक्टर हूँ, मेरी बात मानता नहीं है, मैं दुर्गा खोटे से तुमको मिल सकता हूँ। दुर्गा खोटे हीरोइन है, दुर्गा खोटे तुम्हारा जरूर चेक। और इस तरीके का इंट्री था। तो कहने का मतलब ये भाई भतीजावाद तब से चला आ रहा। तो ये भाई भतीजावाद ये भारतीय समाज का स्ट्रक्चर जैसा है, उसमें भाई भतीजावाद चलता ही है। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, हमने देखा है नेताओं के बेटे नेता बनते हैं। तो उसमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई निर्देशक या एक्टर अपने बेटे को मौका दे रहा है ताकि भाई भतीजा दे रहा है, वहाँ ये तो स्वाभाविक तौर पे मिलेगा। लेकिन यह भी हमने देखा कि अगर बेटे में टैलेंट ना हो, अगर भाई भतीजे में टैलेंट ना हो, तो दर्शक उनको नकार देती है, नकार देती है। ये हमने कुमार गौरव के साथ देखा, ये हमने कुछ हद तक अभिषेक बच्चन के साथ देखा, और आज भी हम देख रहे हैं इसको कि उनको पहला दूसरा तीसरा मौका मिल जाता है, लेकिन वे उसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं होते जैसे कई बाहर के लोग हो गए एक्सेप्ट। शाहरुख खान बाहर जी, आज आर्यन खान का बेटा नेपोटिज्म का शिकार होगा। जी, ये सारी बात, ये आप नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं, आपने नेपोटिज्म के बारे में कहा कि ये कम्प्लीटली इसको बिल्कुल ही गलत नहीं कहा जा सकता, ये स्वाभाविक है, हर जो कार्यक्षेत्र है उसमें ये देखा जाता है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी समझना चाहूँगी कि जो कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनके इशारे पर फिल्म इंडस्ट्री चलती है, क्या उन्हें किसी तरह का सबक मिला है? आपने कहा कि नहीं मिला है, तो लेकिन लगातार फिल्में असफल हो रही हैं, तो इसके बावजूद ये परिस्थितियाँ क्या बताती हैं? फिल्मों के असफल होने के कारण कुछ और है। नेपोटिज्म उसका एक कारण नहीं है, क्योंकि नेपोटिज्म होने के बावजूद आप देख रहे हैं कि अभी रणबीर कपूर की फिल्म आई है ब्रह्मास्त्र, वो खूब चल रही है, लोग देख रहे हैं उसको जी। कि मैं बताऊं कि आउटसाइडर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 आई, उसे भी बहुत सारे लोगों ने देखा। इस बीच में वरुण धवन की एक फिल्म आई जो अगेन डेविड के बेटे हैं, उनकी भी फिल्म चली, औसत चली उसके जी। कश्मीर पाक आई, वो बिल्कुल आउटसाइडर कह लें, उसमें अनुपम खेर जैसे एक वयोवृद्ध एक्टर उसको बहुत चली, उसके पीछे कुछ अलग पॉलिटिकल कारण। जी, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी यहाँ पर अजय जी, आपको रोकना पड़ रहा है मुझे, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं अपने कुछ और सवालों के साथ।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ, और चर्चा में आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा और इससे जुड़े विवाद की। हमारे साथ बने हुए हैं अजय ब्रह्मात्मज, जो कि वरिष्ठ फिल्म क्रिटिक हैं और कई किताबों को भी लिख चुके हैं, हिंदी सिनेमा के रिसर्चर भी हैं। आपका फिर से मैं स्वागत करती हूँ अजय जी। और मेरा सवाल आपसे वही कि आपने कहा कि बायकॉट जो हो रहा है उसका कम्प्लीटली असर हो रहा है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि कुछ फिल्में आपने गिनाई कि वो सफल रही हैं। एक फिल्म आपने ऐसी गिनाई कि वो किसी एजेंडे की वजह से चली, यानी आप मानते हैं कि जब कोई एजेंडा किसी फिल्म के पीछे होता है तो भी फिल्म की असफलता और विफलता, सफलता और असफलता प्रभावित होती है। बिल्कुल होती है, और वो हमने बार बार देखा है। यहाँ पे एक छोटा सा आंकड़ा भी मैं पेश करना चाहूंगा जी कि लोग, और मैंने इस पर लिखा भी, बातें भी की हैं, कि जो लोग कह रहे हैं कि हिंदी फिल्में पूरी तरह से असफल हैं और साउथ की फिल्म कर जी, जब आप कहा जा रहा है कि साउथ की फिल्में बहुत अच्छा कर रही हैं, हिंदी फिल्में नहीं कर रही हैं। जब इसने शोध किया तो मैंने 1 महीने पहले वो शो किया था, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, बातें भी की थी। अब तक साउथ इंडिया के 4 या स्टेट है, 4 लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम जी, पे लगभग 300 से ज्यादा फिल्में रिलीज हो चुकी। ठीक है, वो 7-8 महीनों में, और तब तक हिंदी में केवल 60 फिल्में रिलीज। 60 फिल्मों में से यहाँ भी 5 फिल्मों के 100 करोड़ के ऊपर तक बात, और 3 से 15 फिल्मों में से लगभग उनके 15 फिल्मों ने ऐसा 100 करोड़ के ऊपर। एक्सेप्शन लेकिन ये बना कि साउथ की फिल्में बहुत अच्छा कर रही हैं, हिंदी की फिल्में नहीं कर रही। तो ये परसेप्शन बनाने में किन लोगों का हाथ था, किन लोगों के कैसे ऐसा हुआ है, उसके डिटेल में जाएंगे तो और काम करेंगे। तो आप सच्चाई ये है कि वे सब जगह गिरी हैं, और सच्चाई ये है कि फिल्म हमेशा पूरे भारतीय सिनेमा के इतिहास में फिल्में हमेशा 5 से 10% ही चलती हैं, बाकी 90 से 95% फिल्में असफल रही। जी, ये सभी परिस्थितियां क्या ये बता रही हैं अजय जी कि इस समय जो हिंदी सिनेमा है वो सबसे बुरे दौर से गुजर रही है? मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। हाँ, संकट के दौर से जरूर, और ये संकट किसी भी दिन खत्म हो सकता है। किसी भी दिन जो बड़े बड़े नाम हैं, जो बड़े बड़े बैनर्स हैं, जो बड़े बड़े स्टार एक्टर्स हैं, उनकी फिल्में भी बुरी तरह से पिट रही हैं। हालांकि आपने कहा कि रणबीर कपूर की जो ब्रह्मास्त्र है वो दर्शकों को पसंद आ रही है, तो ये सभी बता रहे हैं, जिस तरह से आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा जो पिट गई और मोस्ट अवेटेड फिल्म कही जा रही थी, क्या मिस्टर परफेक्शनिस्ट जिन्हें कहा जाता है वो भी हिंदी सिनेमा को सही से समझ नहीं पा रहे हैं, और अब एक लंबा वक्त शायद लग सकता है हिंदी सिनेमा को इसे सुधारने में या फिर कुछ अच्छा कंटेंट लेकर दर्शकों के सामने आने में? देखिए, जिस आमिर खान की आप बात कर रही हैं, आमिर खान की एक और फिल्म ठग सब हिंदुस्तान आई थी, वो भी टॉप कर थी, क्योंकि उस समय कोई संकट और नहीं था जी। तो फिल्में असफल होती, फिल्में सफल। सलमान खान की फिल्में भी टॉप, शाहरुख खान की 5 फिल्में फ्लॉप हो चुकी जी, क्योंकि इस अभी के संकट के पहले की फिल्म। तो ये होती रहती है, ये कोई बहुत बड़ी या दुर्घटना नहीं है। दिक्कत ये कि एक साथ ये सब, तो इसलिए लग रहा है कि ये ट्रेंड बन गया है कि फिल्में असफल हो गई। अक्षय कुमार के लगातार फिल्में फ्लॉप होती चली गई, जो कि बड़े टॉप एक्टर हैं। तो इससे ऐसा परसेप्शन बन रहा है, लेकिन फिल्में निश्चित रूप से चलेंगी, थिएटर भी खुलेंगे। और एक और छोटा मैं साक्ष्य के साथ चलूं कि पिछले 3 सालों में पेंडेमिक के दौरान में हिंदी स्टेट्स में, स्टेट जब मैं कह रहा हूं जिसे हिंदी प्रदेश कहा जाता है जी, तो हिंदी प्रदेशों में थिएटर बहुत बंद हुए। थिएटर वो सालों तो उनका बिजनेस नहीं हुआ, तो सिनेमा घर बंद हो गए। सिनेमा घर बंद होने की वजह से अब फिल्में दिखाने की जगह आने, तो जो थिएटर में फिल्में रिलीज की वो हिंदी प्रदेशों में अब जो रिलीज हो रही है उनका परसेंटेज घट के बहुत पीछे आ गया है जी। दर्शक वहां नहीं है, दर्शक है लेकिन थिएटर नहीं है वहां जी।
तो वो कहते हैं कि ओटीटी पर फिल्म आ जाए तो हम देख लेंगे। और दूसरा क्या हुआ है कि देश में इतनी गरीबी आई है जी, देश के नीति की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं है कि वे मल्टीप्लेक्स में जाके फिल्म देख सकें। आपने यह भी एक कारण है कि फिल्में नहीं देखने का। आपने ये बड़ी एक जो है दिलचस्प फैक्ट सामने रखी है कि जो हिंदी प्रदेश है वहाँ पर जो सिनेमा घर हैं वो बंद हो गए क्योंकि वहाँ पर अर्थव्यवस्था जो है वो मैनेज नहीं हो पाया कोरोना की वजह से। तो ये फैक्ट्स कहीं पर भी अखबारों में खबरों में नज़र नहीं आते कि हिंदी फिल्में असफल होने की एक ये भी वजह है। ये कहीं भी देखने को नहीं मिलता, ना ही किसी एक्टर की तरफ से, ना ही किसी फिल्म क्रिटिक की तरफ से सुनने को मिलता है। नहीं, अगर आप मेरे सिनेमा मेरा यूट्यूब चैनल है वहां जाए तो वहां ये बातें रखी है। अभी आउटलुक में मेरी स्टोरी आई थी, वहां भी मैंने ये बात रखी। आउटलुक की कवर स्टोरी बनी थी, मैंने आंकड़े दिए कि आपको तेलुगु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली थी। और अभी कहा जा रहा है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी है, फिल्में चल रही है और पुष्पा और ये सारी फिल्में वहां से आए। लेकिन आपको ये लोग भूल जाते हैं कि सिर्फ आंध्र और तेलंगाना मिला करके लगभग 2809 थिएटर हैं वहां। लेकिन हिंदी प्रदेश जब मैंने काउंट किया तो 12 स्टेट्स मिला करके, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र भी शामिल किया मैंने जी, तब भी 3000 थिएटर आए। देखिए, एक तरफ 2 स्टेट में सिर्फ 2800 थिएटर है तेलुगु भाषा के लिए, और हिंदी के लिए 3000 थिएटर। 12 स्टेट्स में, 12 स्टेट की आबादी कितनी बड़ी आप समझ सकती हैं। लेकिन ये परिस्थितियां तो शुरू से चली आ रही है जी। नहीं, शुरू से नहीं चली आ रही है, ये पिछले 10 सालों में ऐसा हुआ है। नहीं तो मैं जिस कस्बे से निकला हूँ उस कस्बे में 3 थिएटर। आप चंडीगढ़ में ही पता कर लें, आज से 5 साल पहले वहां कितने थिएटर थे, अब कितने थिएटर बचे। हर जगह हिंदी स्टेट्स में थिएटर थे, जबकि साउथ थिएटर बढ़े जी। सिनेमा देखने का कल्चर वहां पैदा होता है, और हिंदी प्रदेशों में सिनेमा देखने का कल्चर, थिएटर में जाके देखने का कल्चर, सिनेमा का कंजम्पशन है कि चोरी छिपे पहले पायरेसी से था, बाद में वो सीडी से आया, डीवीडी से, और अब ओटीटी आ गया है जी। तो लोग फिल्में देखते हैं लेकिन उस पर पैसे खर्च नहीं करते। और दूसरा अब ये हुआ है कि थिएटर ही नहीं है तो थिएटर में जाकर देखें। ऐसे में जो मल्टीप्लेक्सेस हैं और उनका भी जो है बिजनेस है वो प्रभावित हो रहा है। आप छोटे कस्बों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े शहर हैं वहाँ पर भी बिजनेस नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि कंटेंट जो है दर्शकों को नहीं सही मिल पा रहा है। इस पर कंटेंट, बैड कंटेंट और बैड कॉपीड फिल्मों की बात करूँगी मैं आपसे। अभी एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं चर्चा में और फ़ौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ और हमारे साथ आज जुड़े हुए अजय ब्रह्मात्म जो कि वरिष्ठ फिल्म क्रिटिक हैं। बातचीत आगे बढ़ाती हूँ अजय जी। हम बात कर रहे थे बैड कंटेंट और बैड कॉपीड फिल्म की। जब आमिर खान जैसे मिस्टर परफेक्शनिस्ट एक फिल्म को कॉपी करते हैं, बॉलीवुड वर्जन बनाते हैं, लेकिन उसे बुरी तरह से नकार दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो फिल्म की समझ है या हिंदी दर्शकों की जो रुचि है या फिर उनको क्या चाहिए, ये समझ पाने में बड़े स्टार्स भी नाकाम दिख रहे हैं। ये थोड़ा सा साधारणीकरण हो जाएगा ऐसा कहना, क्योंकि हम देख लाल सिंह चड्ढा की जो ओरिजिनल फॉरेस्ट गंप, वो बहुत लोगों ने देखी है, बहुत पसंद आती है। तो लाल चड्ढा के फल होने के पीछे और भी दूसरे कारण हो सकते हैं। कंटेंट तो उसका बुरा नहीं था, कंटेंट की क्वालिटी में थोड़ा फर्क इसलिए आ गया कि एक तो उन्होंने उसका पंजाबीकरण किया था, और इस ढंग की घटनाएं फॉरेस्ट गंप में की वो नहीं दिखाई जा सकती, यहाँ भारत की घटनाएं। और दूसरा उन्होंने सेफली खेला था। उस फिल्म में भी आप देखें कि 2 महत्वपूर्ण घटनाएं उन्होंने छोड़ दी, अगर आपने फिल्म देखी हो जी। एक तो गुजरात का गोधरा कांड बिल्कुल छोड़ दिया उन्होंने, घटना नहीं दिखाई, इसलिए नहीं दिखाई कि अगर वो दिखाते तो फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाती। दूसरी, कश्मीर की घटनाएं उन्होंने नहीं दिखाई जी।
बड़े चालाकी से वो बचने की कोशिश करते रहे। दर्शकों को ये बातें खटती हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या बहुत सिलेक्टिव अपने फैक्ट्स को जुटाने में, जबकि फॉरेस्ट गंप में ऐसा नहीं था। फिर उस लैंग्वेज की ड्राफ्ट के प्रॉब्लम, टेंट को लेकर प्रॉब्लम नहीं थी। तो हालांकि फिल्म का इम्पैक्ट दर्शक क्राफ्ट और कंटेंट, उसको सिंपली लगता है यार फिल्म समझ में नहीं आई, कनेक्ट नहीं किया। आपने जो जी आपने जिन घटनाओं का जिक्र किया कि उससे बचने की कोशिश की आमिर खान ने फिल्म में शामिल करने से, तो कहीं ना कहीं कंटेंट प्रभावित हो रहा है देश में जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, और इससे कंटेंट, हिंदी फिल्मों का जो कंटेंट है और बड़े बड़े बैनर्स के जो कंटेंट है वो भी प्रभावित नजर आते हैं। बिल्कुल, और पता नहीं आप लोग कैसे लेंगे इस बात को, लेकिन सच्चाई ये है कि एक अप्रत्यक्ष सेंसरशिप चल रही है, अनसेड सेंसरशिप, जिसमें सारे प्रोडक्शन हाउसेस कोई भी ऐसी फिल्म नहीं बनाना चाहते जिससे वर्तमान सरकार के फॉलोअर जो कथित हिंदू वोटर हैं वो नाराज न हो जाए। उनके डर से ऐसी फिल्में चुनी जाती हैं जिसमें कोई भी कंट्रोवर्शियल बात ना हो, जिसमें कोई भी ऐसी बात ना हो जो वर्तमान सरकार के विरोध में जाती है। उसकी वजह से जब लेखक को और निर्देशक को छूट नहीं मिलेगी तो उसके कंटेंट में बहुत सारी चीजें काट दी जाएंगी जी, उसका कंटेंट प्रभावित होगा। ये भी एक समस्या, लेकिन इस पर बात नहीं करते। आपको मैं ये भी बता दूं कि हर प्रोडक्शन हाउस में एक नया डिपार्टमेंट खुल गया है। ऑप्स डिपार्टमेंट का काम होता है जिसमें लॉयर्स होते हैं। फिल्मों के निर्माण में लॉयर की भूमिका, वकील की भूमिका आ गई है। वो लॉयर पूरा कंटेंट पढ़ता है, आपकी स्क्रिप्ट पढ़ता है पहले, और बताता है कि इस कंटेंट में क्या क्या दिक्कतें हो सकती है फिल्म बनाने में। अगर फिल्म की रिलीज तो आप इस कंटेंट को काट दीजिए। मैं ऐसे निर्माताओं को जानता हूँ, ऐसे लोगों को जानता हूँ जो फिल्म बनते चुके, इसलिए उसका कंटेंट अभी सरकार को पसंद नहीं आएगा। लेकिन जब आप सरकार की बात करते हैं तो अभी हाल ही में जब यहाँ पे गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है तो एक तस्वीर काफ़ी जगह पर देखी जा रही थी, कई मीडिया हाउसेज ने चलाया भी था, कई अखबारों में छपी थी, जिसमें जो महाराष्ट्र के सीएम हैं शिंदे, उनके घर पर बहुत सारे सितारों का जमावड़ा लगा था। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर पेश करने की कोशिश भी की गई थी कि जो बॉलीवुड सितारे हैं और जो सरकार है उनमें एक दोस्ताना सा जो संबंध है वो बना हुआ है। नहीं, मैं इनकार करूंगा, ये पूरा पीआर एक्टिविटीज थी जी, और मुख्यमंत्री की तरफ से ये पीआर एक्टिविटीज करवाई गई थी। एक पीआर सर्कल फॉर्म इसमें इन्वॉल्व था जो सितारों को लेकर के आते। और हमेशा ऐसे कुछ लोग होते हैं, जब प्रधानमंत्री से भी जब फिल्म स्टार्ट करते हैं तो भाजपा का एक नुमाइंदा यहाँ पे इन लोगों को कम्पीट कर ले गया जी, कलाकार नहीं गए थे, लेकिन कलाकार के दबाव में रहते हैं, कलाकार किसी को नाराज नहीं करना चाहते, फिर मीडिया हाउस को नाराज नहीं करना चाहते, तो उनके निमंत्रण को टुकरा नहीं पाते। कलाकारों पे जो जी जी, अब एक मिनट, आप देखें कि शिंदे से भी जो लोग मिले क्या उनमें एक भी मुस्लिम दिखा, एक सारा अली खान के अलावा कोई भी गया था क्या वहां? नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें, ये असल में हम लोग को जो दिखाई पड़ता है वही समझ में आता है। बहुत कुछ यहाँ देखा रहता है और बहुत सारी जो चीजें दिखाई पड़ती उसके पीछे के वजह नहीं मालूम होती। तो अगर उन वजहों में जाएंगे तो सब कुछ पूरा खेल समझ में। मैं दीपिका पादुकोण का जिक्र करना चाहूँगी कि एक वक्त ये भी था जब दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी और उनको काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, बीजेपी के सीधे सीधे जो है आक्रमण का सामना करना पड़ा था। और बीजेपी अब जब महाराष्ट्र में सरकार में है और उसी की सरकार में यहाँ पर जब महोत्सव मनाया गया तो दीपिका पादुकोण यहाँ पर नज़र आई। ये जो एक खटास आ गई थी वो अब लगता है कि ख़त्म हो गई है, या दीपिका पर किसी तरह का दबाव? नहीं, निश्चित रूप से दबाव है ये,
कोई खटास खत्म नहीं हुई है। और दीपिका की फिल्में जब आएंगी तब पता चलेगा कि फिल्मों में अपने कंटेंट क्या लेकर आई। इन तमाम मेल मुलाकात के बावजूद मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा और मैं तारीफ करूंगा फिल्म इंडस्ट्री कि पिछले 8 सालों में इस सरकार के दबाव के बावजूद भी ऐसा कंटेंट बस है जो कथित हिंदू धर्म, कथित हिंदू न्याय, कथित हिंदू राष्ट्रवाद को बहुत प्रखरता के साथ फिल्मों में पेश करते हैं। छिटपुट रूप से फिल्में बनी हैं, जैसे कि द कश्मीर फाइल्स बनी, या फिर कुछ फिल्मों में संकेत मिले, कुछ फिल्मों में प्रधानमंत्री खुद आ गए चेहरा दिखाने के लिए, ऐसी कुछ चीजें हुई हैं। लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े फिल्म मेकर या मशहूर जो कलाकार हैं, वे लोग ऐसी फिल्म अभी तक शामिल नहीं। दरअसल फिल्म या कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज अपने वो रिग्रेसिव थॉट को नहीं आगे बढ़ा सकती है। चाहे वो साहित्य ले लें, चाहे वो पेंटिंग ले लें, चाहे कोई भी आर्ट ले लें या सिनेमा ले लें, ये स्वाभाविक रूप से प्रगतिशील होता है। जी, आपने फिल्म इंडस्ट्री की तारीफ की कि कोशिशें लगातार जारी है एक सेकुलर जो फेस है इंडस्ट्री का उसे बरकरार रखने की, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा बदलाव भी मैं देखती हूँ कि अब हिंदी फिल्में जो कि एक बड़ा रोल निभाती है हमारे समाज में, कहा जाता है कि हिंदी फिल्में ही हम भारतीय समाज का आईना है। गाली गलौज और LGBT कैरेक्टर्स कहा जाता है कि जानबूझ के ठूसा जाता है, सेक्स परोसा जाता है, ये सब चीज़ों का जो चलन है वो हिंदी सिनेमा में बढ़ गया है। नहीं, एक गाली गलौज का बढ़ा है, लेकिन गाली गलौज भी OTT प्लेटफॉर्म पर है, फिल्मों में नहीं आ सकता। फिल्मों में सेंसर कर देगा फिल्मों में उस तक गालियां नहीं आ सकती। हाँ, OTT सेंसर किए, इसलिए गालियां वहां आती। रही बात सेक्स और वायलेंस, तो सेक्स और वायलेंस तो हिंदी फिल्मों में जिसको हम सेक्स कहते हैं, ने सबसे लंबा चुंबन दिया है जो आजादी के पहले 3 मिनट का चुंबन था उनके पर्दे का। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 30s की, और उसके बाद से भी ये लगातार होता रहा है। राज कपूर की फिल्म में आप देखिए प्रेम का जो गांव प्रेम दिखाई जी, ये कल पर भी निर्भर करता है। जैसे शाहरुख खान ऑन स्क्रीन किसी हीरो को नहीं चूकते, सलमान खान ऑन स्क्रीन किसी हीरोइन को नहीं चूकते, तो ये लोग ने ये भी पालन किया हुआ। लेकिन वहीं कुछ फिल्में बनती हैं जो ज्यादातर B और C ग्रेड की फिल्में होती हैं, उनमें सेक्स और इन चीज बहुत ज्यादा सहारा दिया जाता है। लेकिन हाँ, मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ। इसी में चिकनी चमेली जैसी फिल्में भी है, और इसी में तंदूर क्या खा ले भैया तंदूर जैसे, तो ये भी चीजें चल है। पहले एक्शन सॉन्ग चलते थे, उससे पहले हेलन का डांस होता था। हेलन के डांस हमारी उसी रिलीज के किया जी, तो ये नहीं देख पाते। हमारे यहाँ ये कह लें कि भारतीय समाज में औरतों को जिस तरीके से पर्दे में क्या नहीं है, उसकी वजह से भारतीय जी एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे चर्चा में और फौरन हाजिर होते हैं कुछ और बाकी सवालों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ, और आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की। बातचीत में आगे बढ़ाती हूँ अजय जी, आपने स्टार्स के नाम लिए और ये कहा कि किस तरह से वो कुछ उसूलों का पालन ऑन स्क्रीन करते हैं, और ख़ासकर जब बात महिला चरित्रों के लिए आती है तो भी। लेकिन मैं ये भी समझना चाहूँगी कि हाल के दिनों में जिस तरह से फिल्में फ्लॉप रही हैं, ये भी कहा जा रहा है एक साफ तौर पर कि स्टार्स का जो एरा है, जो हिंदी फिल्मों में देखा जाता रहा है कि सलमान खान 3 खानों का दबदबा है, और स्टार एरा ख़त्म हो गया है हिंदी फिल्मों से। इससे कितना सहमत है? इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। स्टार का प्रभाव जो होता था वो कम हुआ है, और फिल्में अब सिर्फ स्टार के दम पर नहीं चलती हैं। स्टार के दम पर ये हो सकता है कि पहले दिन दर्शक पहुंच जाए देखने जी, लेकिन दूसरे तीसरे दिन से पता चल जाता है कि फिल्म में कहानी क्या है, फिल्म का प्रभाव कैसा है, फिल्म कनेक्ट कर रही है, इमोशनल
कनेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर कनेक्ट नहीं बन पा रहा है तो कोई भी स्टार हो, लोग फिल्म जाना छोड़ देते हैं, जाते ही नहीं है फिर के। जी। तो ये साफ दिख रहा है, जैसे सलमान खान के साथ देखा हमने, शाहरुख खान के साथ देखा, भी आमिर खान के साथ देखा, ये 3 बड़े स्टार हैं, अक्षय कुमार के साथ देख चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है कि स्टार का भाव कब हुआ। और क्या ये भी माने कि आने वाले दिन में जो हम जिन्हें देखते थे, जिन चेहरों को कि अपकमिंग स्टार्स होंगे, ये अब अपकमिंग स्टार्स नहीं हो पाएंगे, एक परफॉर्मर, एक कलाकार रहेंगे, अच्छे कलाकार? देखिए, वो अपनी उम्र के इस एज में पहुंच चुके हैं, सब लोग 50 क्रॉस कर चुके हैं। तो ये फेज तो अमिताभ बच्चन की भी लाइफ में आया था, जो हमारे अभी तक के सबसे बड़े स्टार माने जाते हैं। अगर दर्शकों को याद हो तो उनकी भी खुदा गवाह, मेजर साहब, इस तरीके की फिल्म नहीं चली थी बिल्कुल, वो बहुत परे थे। बाद में उन्होंने री इन्वेंट किया खुद को और आज फिर से वे बेस्ट कलाकार हैं। तो जैसे ऋषि कपूर बीच में काफी दिनों तक नहीं चले, बाद में चलने लगे थे। तो ऐसे ही मुझे भी लग रहा है कि ये खान जो 50 के ऊपर है, 55 पहुंच गए अब, तो ये सारे लोग अगर री इन्वेंट करें और नए किरदारों के, हो सकता है सेंट्रल कैरेक्टर ही हो, इन हीरोइन से प्रेम करने वाले सेंट्रल कैरेक्टर जी की कहानी में तो जरूर चल सकता है। अब मैं समझना चाहूँगी कि जब स्टार्स बन जाते हैं तो एक तरह का एरोगेंस भी उनमें दिखता है, और करीना कपूर का मैं जिक्र करना चाहूँगी कि उन्होंने साफ कहा था कि अगर आपको फिल्में अच्छी नहीं लगती हैं, हम अच्छे नहीं लगते तो मत देखिए। कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह ये भी बायकॉट की मानी जाती है, कही जाती है कि इस तरह से अगर कहेंगे तो फिल्में देखने कौन आएगा। इसमें तमाम बड़े नाम हैं, अनुराग कश्यप भी हैं, तापसी पन्नू भी हैं, इन सब का कितना प्रभाव है? क्या आगे आने वाले वक्त में हम देखेंगे किस तरह के स्टेटमेंट्स सुनने को नहीं मिलेंगे? देखिए, इस स्टेटमेंट से लोगों को दिक्कत हो सकती है जो लोग उसी भावना के साथ उनको देख रहे हैं कि अगर वो रिक्वेस्ट करते रहे कि नहीं प्लीज आइए मेरी फिल्म देखिए, तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है कि कलाकार को हाथ जोड़ के आपके सामने आना पड़े। उन्होंने फिल्म बना दी है, फिल्म बनाने के बाद आपको पसंद है जरूर देखिए, नहीं पसंद है मत देखिए। पहले भी ऐसा होता था। तो साफ दिल से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर मुझे मेरी फिल्म आपको नहीं देखनी है मत देखिए। अब इस स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन कौन कैसे करता है, इस स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन वे लोग बुरे तरीके से कर रहे हैं जो उनके पहले ही थे विरोधी। तो वो स्टेटमेंट आता ना आता वे ट्रोल अपना जारी रखते। बॉयकॉट, ब्रह्मास्त्र बॉयकॉट बॉलीवुड में चल ही रहा है ना पिछले 6 महीने से। जी। लेकिन क्यों चल रहा है, इसके पीछे कोई कितनी बड़ी इकोनॉमी को आप नुकसान को, अगर बॉयकॉट होता, क्या सिर्फ हीरो हीरोइन से कोई फिल्म बनती है? हर यूनिट में कम से कम 100 से ऊपर लोग काम करते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये मन में आ रहा है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, अर्थव्यवस्था को इतना कंट्रीब्यूट करती है, बावजूद इसके इतने प्रभावशाली लोग इससे जुड़े हुए हैं, बावजूद इसके कोई खुलकर बात नहीं करता। बड़े बड़े स्टार से भी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई स्टेटमेंट देंगे खुलकर, स्पेशली जब उन पर दबाव है कंटेंट को लेकर, लेकिन कोई बोलने से बचता है। हाल ही के दिनों में अमिताभ बच्चन ने एक बात कही थी कि बात करने का मन करता है लेकिन बात हो जाती है इसलिए नहीं कर पाते। तो इस स्टेटमेंट को किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, दबाव में तो सारे लोग हैं ना, कोई भी खुल के सामने नहीं आना चाहता क्योंकि स्टेज पे बहुत सारी चीजें हैं, लंबा चौड़ा कारोबार है उनका, अपने अपने आमदनी का जरिया है। उस आमदनी के जरिए में कहीं कोई खोट निकल आए, कोई जांच कट जाए, ईडी आ जाए, कुछ हो जाए तो समस्याएं बढ़ जाएंगी, या कोई स्टेटमेंट आ जाए, स्टेटमेंट पे कोई FIR कर दे किसी सुदूर इलाके से, तो वो उनकी समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो सब कोई बच के रहना चाहता है। हम अपने घर परिवार में भी बच के रहे, हम कहाँ अपनी गली में कोई गुंडा आ जाए तो थोड़ी लड़ने चले जाते हैं उससे, तो हम बच के निकल जाते हैं उससे कि भाई घर परिवार के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, आते जाते रहते हैं, कोई किसी पे अटैक ही ना करते। तो ये सारा डर तो है, मैं वही कह रहा हूँ ना कि डरा हुआ समाज हो गया है, डरी हुई इंडस्ट्री। और किन लोगों से डरी है कि कहीं एक आगरा में कोई एक FIR आप लॉन्च कर देते हैं और उसको लेकर के पूरा हंगामा हो जाता है, जबकि वहीं थाने में उस FIR को इग्नोर किया जा सकता है।
भाई इस फिल्म में फलां ने हमारे देवता पर कुछ ये किया, अब इस फिल्म पर विवाद कर दो, विवाद हो गया, अब उस विवाद को फैला दो। इसमें प्रशासन एंड लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट के लोग जिम्मेदार हैं कि वे भी इतने कमजोर हो गए हैं इन तत्वों के सामने कि वे कुछ नहीं करते हैं। वे देकर से ही कहते हैं भाई आप ही देख लो, कुछ कर सकते हैं तो कर, मान सकते हो तो मान लो अपनी बात और फिर रुक जाओ। तो ऐसे दबाव में अब जैसे पृथ्वीराज फिल्म आ गई थी, पृथ्वीराज का नाम बदलना पड़ा ना उनको जी, सम्राट पृथ्वीराज करना पड़ा। उसमें तो वो चौहान नाम भी जोड़ रहे थे लेकिन नहीं जोड़ा उन्होंने, तो थोड़ा बताया उसको। ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे दबाव में आके पद्मावती का नाम बदल के पद्मावत करना पड़ा जी। तो ये सारे दबाव रहते हैं, इसमें तो अनुशासन और प्रशासन को काम करना चाहिए कि नहीं, पद्मावती नाम से फिल्म रिलीज होगी, आपको जो करना है कीजिए। हमारे पास कोर्ट है ना, आप कोई बात कहती हैं, आपकी बात मुझे गलत लगती है, मैं न्यायालय में जा सकता हूँ। दूसरा तरीका है कि मैं आपके घर पे आके पत्थर मार दूं। सभ्य समाज में क्या सही तरीका होगा आप बताइए? कोर्ट में जाना सही, ज्यादा सही होगा कि पत्थर मारना सही? लेकिन लोग पत्थर मार रहे हैं। अगर पत्थर मार रहे हैं तो स्थानीय प्रशासन उस पर कुछ नहीं बोल रहा है, तो दूसरे को कह रहा है भैया बच गया, ऐसा क्यों करते हो कि लोग पत्थर मारने आते हैं? वो पत्थर मारने वालों को नहीं पकड़ रहे हैं। ऐसे समझनी होगी आपको जी। ऐसे में जो फिल्म पत्रकारिता है, जो हिंदी सिनेमा से जुड़ी पत्रकारिता रही है, क्या इसका स्तर जो है वो पहले से घट गया है, क्योंकि जो चीज़ें सामने रखी जानी चाहिए वो नहीं रखी जा रही हैं और इसी वजह से जो सितारे हैं उनको भी किसी तरह का समर्थन, सपोर्ट नहीं मिल रहा? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और फिल्म पत्रकारिता का स्तर ही नहीं गिरा है, फिल्म पत्रकारिता का पूरा तरीका बदला। फिल्म पत्रकारिता के नाम पर या फिल्मों की जानकारी देने के नाम पर क्या होता है? कपिल शर्मा शो होता है। कपिल शो में अगर आपने प्रोग्राम देखा हो या कहीं भी देश के लोग देख, क्या किसी फिल्म की जानकारी मिलती है? वहां पर नहीं मिलती है, सिर्फ हंसी मजाक होता है, किस्से कहानी सुनाई जाती है। पहले क्या होता है, पहले हम पत्रकार लोग जानते हैं कि फिल्मों के शूट पे जाते थे हम, फिल्म बनता हुआ देखते, फिर उसकी रिपोर्टिंग हम वहां से करते थे, शूटिंग से। अब फिर फिल्म के समय निर्माताओं से मिलते थे, निर्देशक से मिलते थे, लेखक थे, कलाकार से मिलते थे जी। उनकी एक लाइन में, क्योंकि समय समाप्त हो गया है, एक लाइन में आपसे जानना चाहूंगी कि इन तमाम समस्याओं के बीच आपको लग रहा है कि वे उम्मीद की किरण कितनी है कि कितने वक्त में ये सब सुधर जाएगा? एक लाइन में, समय समाप्त हो गया है। ये बादल छंट जाएंगे और फिर से रोशनी आएगी, दिन बहुत सुनहरा होगा और मैं तो उम्मीद रखता हूँ, आप दर्शक भी उम्मीद रखें कि हिंदी फिल्में बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे फॉर्म में सामने जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय ब्रह्मात्मज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चर्चा द ट्रुथ में आज के लिए बस इतना ही। हिंदी सिनेमा किस संकट से गुजर रही है ये हमने समझने की कोशिश की और हमारे जो अतिथि हैं उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक होने की ज़रूरत नहीं है हिंदी के दर्शकों को, क्योंकि आने वाला दिन उम्मीदों भरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल चर्चा में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और बड़ी शख्सियत के साथ, किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।